ओके, चलो शुरू करते हैं। अभी तक अपन ने ये पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, वो तो पहली क्लास में पढ़ लिया था। फिर अपन ये पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन बनता कैसे, बेसिकली वो फंक्शन जिनका डोमेन कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो फंक्शंस होते हैं उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है ना। मतलब डिफरेंशिएशन तो चलो आसान है, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी कैसे पता लगाएं कि क्या कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस पे क्या ऐसी कंडीशंस हैं। तो वो हमने पता लगाई और हमें पता लगा कि ओके, कॉची-रीमान कंडीशंस इज़ द कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी एनालिटिक या फिर डिफरेंशिएबल। ठीक है। उसकी अगली कक्षा में हम आए इंटीग्रेशन पे, कि हमने एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन को किया इंटीग्रेट। हमने यह पाया कि वह रियल इंटीग्रेशन से अलग कैसे है। फिर हमने उसके बारे में दो तरीके के थ्योरम देखे, कॉची इंटीग्रल थ्योरम और कॉची इंटीग्रल फार्मूला। अभी के लिए मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कॉची इंटीग्रल फार्मूला पे आखिरी में, क्योंकि मैंने उसके कुछ दो पर्सपेक्टिव बताते हुए छोड़ा था। एक तो वो जिससे वो प्रूफ हुआ है, ठीक है। वो प्रूफ किस तरीके से हुआ था कि हमने कहा था कि हमें एक फंक्शन पता है ना, कि मान लो मैंने तुम्हें एक कॉन्टूर दे दिया। मैंने इस तरीके से स्टार्ट किया था कि मान लो तुम्हें एक फंक्शन पता है जो इस पे बेसिकली, ये तो तुम्हारा कॉन्टूर है, जो फंक्शन यहाँ पे एनालिटिक है इस जगह को छोड़ के। मतलब मान लो कोई ऐसे जी जेड फंक्शन है और वो फंक्शन दिखता है कुछ इस तरीके का कि सम फंक्शन अपॉन जेड माइनस जेड नॉट, कि बेसिकली जेड नॉट पे उसकी सिंगुलैरिटी आ रही है। समझ रहे हो? जेड नॉट पे उसकी सिंगुलैरिटी आ रही है। सिंगुलैरिटी का क्या मतलब है? सिंगुलैरिटी मतलब है फंक्शन वहाँ पे डिफाइंड नहीं हो रहा है, फंक्शन वहाँ पे एनालिटिक नहीं हो रहा है, डिफाइंड नहीं हो रहा है, इन्फाइनाइट चला जा रहा है। समझ रहे हो? उसको कहते हैं सिंगुलैरिटी। अब ध्यान देना कि बेसिकली यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, तो मैं बोल सकता था ना कि मेरे पास ऑलरेडी एक फंक्शन था एफ जेड। ये मैं एक नया नज़रिया बता रहा हूँ। नए नज़रिए में मान लो तुम्हारे पास फंक्शन एफ जेड है और उसकी मुझे वैल्यू बतानी है इस जगह पे, एक रैंडम जगह पे। मान लो ये एफ पूरा एनालिटिक है, ठीक है। अज्यूम, नहीं अज्यूम क्या, लेट एफ जेड बी एनालिटिक इनसाइड द रीजन सी, then we wish to calculate its value at z is equals to z नॉट, जो कि हमको पिछली कक्षा में मिल गई थी यूजिंग कॉची इंटीग्रल फार्मूला। दैट इज एफ जेड नॉट इक्वल्स 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर दिस कॉन्टूर ऑफ दिस एफ जेड बाई जेड माइनस जेड नॉट। ठीक है। अब मैं तुम्हें इस फॉर्मूले को देखने का एक नज़रिया बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जितना फॉर्मूले के अंदर तुम जाओगे घुसोगे तुम्हें पता लगेगा कि वो एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। ठीक है। ये फॉर्मूला क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखो कि मेरे पास सिर्फ एफ जेड था, उससे मुझे एफ जेड नॉट की वैल्यू पता लगानी थी। तो मैंने जानबूझकर ऐसा एक फंक्शन क्रिएट कर दिया जिसमें जेड नॉट पे आ रही है सिंगुलैरिटी, है ना। ये एक ऐसा फंक्शन बन गया जहाँ पे जेड नॉट पे आ रही है सिंगुलैरिटी, क्योंकि जेड बराबर जेड नॉट तो जैसे ही मैं रखूँगा ये फंक्शन चला जाएगा इन्फाइनाइट, है ना। तो जानबूझ के मैंने कुछ इसको इस तरीके से रख दिया ताकि ये फंक्शन बेसिकली जेड नॉट पे नॉट एनालिटिक हो जाए, जिससे हमें कॉची इंटीग्रल फार्मूला से प्रूव करके, जो हमने पिछली कक्षा में करा, उससे हमें ये पता लग गया कि इससे हमें वैल्यू पता लग जाती है अंदर की। यानी कि अंदर की वैल्यू पता लगाने के लिए तुम्हें बस कॉन्टूर पे वैल्यूज़ चाहिए। ये बहुत तगड़ी बात है अगर तुम सोचो तो, क्योंकि ये जेड कौन से हैं तुम देख पा रहे हो, इसमें जेड कौन कौन से आ रहे हैं जो कॉन्टूर पे हैं, दिख रहा है। एफ जेड जो यहाँ पे हैं, मुझे सिर्फ लाइन इंटीग्रेट कॉन्टूर पे ही तो करना है, मतलब जितने भी जेड जो हैं वो कॉन्टूर पे हैं, मुझे सिर्फ उनको इंटीग्रेट करना है। यानी कि हर जगह पे मैंने निकाला एफ जेड, ये इस पे ये कोई जेड होगा उसको मैंने एफ जेड में डाला। बेसिकली ऐसे सोचो, ये मेरे पास कॉन्टूर सी है, इस कॉन्टूर सी का मैंने सारे जेड उठाए, उसको मैंने फंक्शन के अंदर डाला, फंक्शन को मैंने थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया एफ जेड बाई जेड माइनस जेड नॉट, और उसको मैंने कर दिया इंटीग्रेट।
विच गेव मी, और बाहर 1/2 पाई डाल दिया, विच गेव मी द वैल्यू इनसाइड दैट z0। z0 की जगह अगर मैं कुछ और डाल देता, अगर मैं z0 की जगह z1 डाल देता, तब भी मेरे पास सेम ही आंसर आता, है ना। ये एफ जेड जेड माइनस z1 की मैंने किसी और को सिंगुलैरिटी बना लिया अपना, तो मैं जिसको मर्जी चाहूँ उसको सिंगुलैरिटी बना सकता हूँ। ठीक है, इतना तो तुम्हें पता लग गया कि बेसिकली मेरी जो कॉन्टूर की वैल्यूज़ हैं वो मुझे अंदर की सारी वैल्यूज़ दे रहे हैं फंक्शन की, यानी कि मैं फंक्शन उस रीजन में पूरा डिटरमाइन कर सकता हूँ जस्ट यूजिंग द वैल्यूज़ ऑन द कॉन्टूर। ठीक है, इतना तुम समझ गए। लेकिन क्या सिर्फ ये इतना ही दे रहा है? क्या हमने आखिरी कक्षा में एक और चीज़ नहीं पढ़ी थी? हमने यह भी पढ़ा था कि ये इसके डेरिवेटिव्स भी दे देता है ना। क्योंकि अगर मैं इसको करूँ डिफरेंशिएट, एफ डैश डबल 0 z0 1/2 पाई सी एफ जेड डी जेड, इसका डिफरेंशिएशन करने पे अपने पास आया था इसका स्क्वायर्ड। ऐसे ही इसका मैं डबल डिफरेंशिएशन करूँ तो मेरे पास आएगा 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 फैक्टोरियल क्या, 2 ही आएगा, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, और यहाँ पे आ जाएगा z-z0 ये मैं पिछली कक्षा में प्रूव कर चुका हूँ। और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते तुम्हारे पास इसका nth डेरिवेटिव आ जाएगा, ऐसे n फैक्टोरियल 2 पाई इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड z-z0 दिस इज योर जनरल फॉर्मूला। यानी कि तुम्हारी कॉन्टूर के जो एफ जेड की वैल्यूज़ हैं वो तुम्हें सिर्फ अंदर की वैल्यूज़ नहीं दे रही हैं, वो तुम्हें उनकी वैल्यूज़ के साथ साथ उनके डेरिवेटिव्स भी प्रदान कर रही हैं, वो भी सारे के सारे। यानी कि सिर्फ कॉन्टूर की इन्फॉर्मेशन तुम्हें फंक्शन की सारी इन्फॉर्मेशन दे रही है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स इतना स्पेशल है। रियल एनालिसिस में ऐसा कभी भी नहीं होता था कि तुम बस उसको बता दो कि ये फंक्शन ना सिंगली डिफरेंशिएबल है, मतलब इसको तुम एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि अगर मैंने बोल दिया कि फंक्शन एक बार भी डिफरेंशिएबल है, उसका मतलब फंक्शन इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल है ना। मैंने तो बस ये बोला कि फंक्शन ऐसे एफ डैश हो सकता है, मतलब मैंने तो बस एक्चुअली बोला था कि एफ जेड एनालिटिक है, तुमने उसका एफ डैश भी बना दिया, एफ डबल डैश भी बना दिया, एफ एन मतलब nth डेरिवेटिव भी बना दिया। डायरेक्टली बनता गया थ्योरम से, इसकी कोई प्रूफ की ज़रूरत है ही नहीं। रियल एनालिसिस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है ज़रूरी नहीं है कि सेकंड एग्जिस्ट करे, ठीक है। दैट मेक्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सो स्पेशल। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बेसिकली अब तुम्हारे पास बहुत सारे डेरिवेटिव्स आ गए। गिवन एफ जेड इज एनालिटिक in a region, this implies that infinite derivatives of fz exist in that region। उस रीजन में फंक्शन तुम्हारा इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल है। अब ध्यान देना। अच्छा, अब चूंकि मेरे पास आ गया है, मान लो कोई पॉइंट था, लेट्स से पॉइंट ए, तो मेरे पास एफ ए भी गिवन है, एफ डैश ए भी गिवन है, एफ डबल डैश ए भी गिवन है, और ऐसे कर करके मुझे सारे ही डेरिवेटिव्स गिवन है। ठीक है, अब ये तुम्हारे लिए एक सवाल है। सवाल क्या है कि मैंने तुम्हें फंक्शन के बारे में कुछ नहीं बताया, मैंने बस बताया कि इस पॉइंट पे फंक्शन की ये वैल्यू है एफ ए, इस पॉइंट पे फंक्शन का ये डेरिवेटिव है, इस पॉइंट पे फंक्शन का ये सेकंड डेरिवेटिव है, थर्ड डेरिवेटिव है, फोर्थ डेरिवेटिव है, फलाना ढमकाना, ऐसे कर करके इनफाइनाइटली डेरिवेटिव्स मैंने तुम्हें दे दिया। क्या इतनी सी इन्फॉर्मेशन से तुम फंक्शन पहचान पाओगे? क्या ऐसे इससे सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन से फंक्शन तुम पहचान पाओगे? तुम सोचोगे कि क्या ज़रूरी है कि ऐसा एक ही फंक्शन एग्जिस्ट करे कि जिनके फर्स्ट डेरिवेटिव भी सेकंड डेरिवेटिव उसकी पॉइंट की वैल्यू ये सभी हो? मैं कहूँगा नहीं, ईच डेरिवेटिव गिव्स यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन। और अगर मैंने तुम्हें इनफाइनाइट डेरिवेटिव्स दे दिए, यानी कि मैंने तुम्हें फंक्शन के बारे में इनफाइनाइट इन्फॉर्मेशन दे दी, यानी कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी। These infinite derivatives contain in themselves the whole information about the function। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा।
इसका यूज़ कैसे करना है, मैंने फिलोसफी तो बहुत झाड़ ली, लेकिन यूज़ क्या है इसका, पढ़ाओ ना भाई, तो बता रहा हूँ, ध्यान था। तो नाउ वी विल यूज़ these derivatives to construct our function। पहले एक छोटा सा खेल और खेलते हैं। मान लो एग्जाम्पल में तुम्हें दे रहा हूँ एक फंक्शन एफ जेड बराबर ई की पावर जेड, और सपोज मैं तुम्हें पॉइंट दे दिया है ए बराबर 0। तो एफ ए की वैल्यू क्या है, 1। अगर मैं फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दूँ एक बार तो क्या आएगा, ई की पावर जेड, उसमें फिर से ए रख दो, फिर से क्या आएगा 1। ऐसे करते जाओ, nth डेरिवेटिव भी 1। हमारे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स आ गए 1 1 1 1 1 1। क्या इस पूरे 1 1 1 की लिस्ट से मैं ई की पावर जेड बना सकता हूँ? मतलब मैंने तुम्हें बस एक फंक्शन दे दिया कि जिसकी वैल्यू 0 पे 1 है, उसका डेरिवेटिव फर्स्ट, मतलब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पे 1 है, उसका सेकंड डेरिवेटिव 0 पे 1 है, उसका थर्ड डेरिवेटिव 0 पे 1 है। ऐसे करके उसके सारे जितने भी डेरिवेटिव्स हैं ना 0 पे 1 है। तुम कैसे पहचान पाओगे कि वो फंक्शन क्या है? ये आज का खेल है। आज पूरी कक्षा में हम यही खेल खेलने वाले हैं। ठीक है, तो कोशिश करते हैं ऐसा एक फंक्शन बनाने की। गैस करते हैं। सबसे पहला गैस, कांस्टेंट फंक्शन। मान लो तुमने ले लिया कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, मान ले, लेट्स टेक आवर फर्स्ट गैस। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि वी आर जस्ट गिवन दैट देयर इज अ फंक्शन whose value at 0 basically such that f0 is 1, f dash 0 is 1, so on, fn0 is 1। फिर कंस्ट्रक्ट सच अ फंक्शन। दिस इज माई होल क्वेश्चन। करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, फर्स्ट गेस, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? मान लो मैंने कांस्टेंट फंक्शन ले लिया एफ जेड इज इक्वल्स टू 1, है ना, तो ठीक है, 0 का 1 होगा, सही बात है। लेकिन मैंने किया अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश जेड, या वो तो 0 आ रहा है, लेकिन वो तो 1 आना चाहिए, तो कांस्टेंट फंक्शन वाला गैस तो गलत है। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन में कुछ ऐड करके देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे मैथ वाले वेले होते हैं, ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है, बुरा मत मान जाना, बट ओके। तो मान लो मैंने फंक्शन ले लिया है ऐसे कुछ 1 प्लस क्या फंक्शन ले, एफ डैश 0, चलो ऐसा कुछ फंक्शन ले लेते हैं, जेड 1 प्लस जेड ले लेते हैं, ठीक है, सिंपल 1 प्लस जेड। तो एफ ज़ीरो की वैल्यू क्या है, 1, एफ डैश 0 की वैल्यू क्या है, 1, सही बात है, वेरी गुड, सही जा रहे हैं अभी तक अपन। एफ डबल डैश 0 की वैल्यू क्या है, 0, फेल, गलत, फिर से फेल हो गए अपन। ठीक है, कोई बात नहीं, इतनी जल्दी हार तो नहीं मानते हैं। एक और गैस करते हैं, क्या पता अगले में आंसर मिल जाए। अब मैंने फंक्शन लेट किया कि एक और टर्म ऐड कर देते हैं, जेड स्क्वायर ऐड कर देते हैं। फिर मैंने किया एफ डे सॉरी फिर मैंने 0 पे वैल्यू ली, 1 प्लस ज़ीरो इट्स 1, क्या बात है। एफ डैश 0 लिया, क्या आंसर आएगा, पहला डेरिवेटिव किया गया आएगा 1 + 2z, 1 + 2z आएगा ना, उसमें 0 डालो, उसकी वैल्यू जेड की वैल्यू क्या आया, 1, क्या बात है भाई, आ गया। लेकिन सेकंड डेरिवेटिव लो, सेकंड डेरिवेटिव लेते ही सेकंड डेरिवेटिव आएगा इसका सिंपली 2, तो सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है इसका 2। यार ये तो दिक्कत वाली बात है।
ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। हमने कहा कि मॉडिफाई करके मैंने फंक्शन को ले लिया 1 + z से 2 हटा दो, अब तो आ जाएगा f0 भी 1 आ गया, f' 0 भी 1 आ गया, f"0 भी 1 आ गया। मैं अगले स्टेप पे फिर फेल हो गया। लेकिन अब ना मुझे पैटर्न दिख रहा है कि अच्छा ओके, इनफाइनाइट दे रखे हैं तो मुझे ऐसे टर्म्स ऐड करती ही रहनी पड़ेंगी। ठीक है, करी मैंने टर्म्स ऐड, एफ जेड में मैंने टर्म्स ऐड करनी शुरू की, z+z² / 2 प्लस अगले में आएगा 2 × 3 प्लस z4 में आएगा 2 × 3 × 4, प्लस ऐसे करते जाओ, ऐसे करके इनफाइनाइट टर्म्स आ जाएंगी। हो गया फंक्शन कंस्ट्रक्ट, बिल्कुल सही, यही तुम्हारा फंक्शन है जो कि हमें शुरू से पता है कि क्या है, e⁻z, जो कि हमने प्रूव कर दिया कि किसके इक्वल आता है, 1 + z + z² / 2 फैक्टोरियल प्लस z³ / 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। इसी को कहते हैं हम किसी फंक्शन की टेलर सीरीज निकालना, समझे? इसको कहते हैं फंक्शन की टेलर सीरीज निकालना। तो वैसे तो बहुत तरीके हैं, लेकिन हमने खुद ही कर लिया, टेलर बाबा की क्या जरूरत थी। ये तो हमने कहा कि ठीक है फंक्शन का मुझे सब कुछ ही दे रखा है, मैंने उससे फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर लिया वेले बैठे बैठे, तो ठीक है, किसी महान मैथमेटिशियन ने भी कुछ ऐसे ही किया होगा। आगे बढ़ते हैं, इससे हमें मिला क्या, थोड़ा अब फॉर्मली चलते हैं। फंक्शन के तो कर लिया, ऐसे तुम एक बार ट्राई करना साइन जेड के लिए भी निकाल के, और शायद कॉस जेड के भी निकाल के, तो हमें पता लग जाएगा कि साइन जेड की सीरीज़ वही आती है जो अपन ने सबसे पहली कक्षा में देखी थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको थोड़ा फॉर्मल करते हैं, मतलब एक्चुअली कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इसका क्या काम है कि हमने ठीक है सीरीज़ में डाल तो दिया, लेकिन क्यों किया मैंने, इतनी माथा पच्ची क्यों। एक तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि ठीक है मेरे को फंक्शन की वैल्यू सब कुछ दे रखा है तो उससे मैं फंक्शन डिटरमाइन कर सकता हूँ, वेरी गुड, लेकिन इसका यूज़ कैसे है, अब देखते हैं यूज़ इसका। देखो, अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ से कि मुझे दे रखा है एक फंक्शन, यहाँ से शुरू करते हैं अपन, टेलर सीरीज। ठीक है, मान लो मुझे एक रीजन दे रखा है जहाँ पे तुम्हारा फंक्शन है एनालिटिक, ये पूरा एक रीजन है सी। ठीक है, लेट एफ जेड बी एनालिटिक ओवर सी, सी तुम्हारा ये गोला, तो ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारा फंक्शन है एनालिटिक, ऐसा मैंने गिवन है। आगे आगे देखो, आगे क्या होता है बेसिकली, अब मैं यहाँ पे पॉइंट चूज़ कर लेता हूँ अंदर कोई भी, लेट्स से ए, या फिर चलो जेड चूज़ करते हैं, जेड ही यूज़ करते हैं ना, तो जेड ही चूज़ करते हैं अपन, और मुझे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है इस पर, फंक्शन की वैल्यू जेड पे क्या है मुझे निकालनी है, कैसे निकालें, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, तो एफ जेड क्या हो जाएगा 1/2πi इंटीग्रल ओवर द कॉन्टूर, फंक्शन का वेरिएबल क्या मानूँ, चलो टी मान लेता हूँ, मतलब फंक्शन का वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, इतना तो तुम समझ ही रहोगे। और ये टी कहाँ से आ रहा है, सी से आ रहा है, मतलब ये टी जो है वो सारे सी के पॉइंट्स हैं। ठीक है, टी इज़ अ पॉइंट ऑन सी, जनरल पॉइंट ऑन सी। ठीक है, अब यहाँ पे भी मुझे कुछ ऐसा करना है, कैसा करना है, बेसिकली यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं सीरीज़ लानी है, मुझे टेलर थ्योरम सॉर्ट ऑफ प्रूफ करनी है, अगर तुम जान पा रहे हो कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे करने लायक मेरे पास क्या है, मेरे पास है t-z है, मैं इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना चाहूँगा। तुम्हें प्रूफ नहीं जानना है तो तुम स्किप कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, लेकिन जिनको जानना है वो यहीं पर रुको, थामा। ये तो 1/t-z है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसको मैं करूँगा थोड़ा सा मैनिपुलेट, हल्का सा। ठीक है, इसमें मैं बीच में एक और पॉइंट घुसाना चाहता हूँ, कैसे, t-a माइनस z-a, लिख सकता हूँ इसको कि मैंने a डाला और a हटा दिया। ठीक है, ए कोई भी पॉइंट है सी के अंदर, ए यहाँ कोई ऐसे पॉइंट होगा, सिंपल कोई भी पॉइंट होगा, और मुझे बस बेसिकली ए के टर्म्स में इस पूरे फंक्शन को निकालना है, दैट इज़ माई मेन गोल, कि बेसिकली मैं ए के अराउंड इस फंक्शन को एक्सपैंड कर पाऊँ। गोल समझ गए, मुझे ए के अराउंड फंक्शन को एक्सपैंड करना है, मेरे पे जेड पे उसकी वैल्यू दे रखी है, अब कैसे करें।
तो टी माइनस जेड इस पूरे फॉर्मूले में कहीं पे भी ए है ही नहीं। जिस चीज़ की मुझे बात करनी है वो है ही नहीं। मुझे फंक्शन एक्सपैंड करना है, याद रखना, मुझे फंक्शन की वैल्यू वहाँ नहीं चाहिए। फंक्शन की वैल्यू मुझे पता है वहाँ कैसे निकालनी है, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला। मुझे वहाँ पे फंक्शन को एक्सपैंड करना है इन द फॉर्म ऑफ अ सीरीज़। ठीक है, अब मेरे पास कोई भी सेंट्रल पॉइंट जेड है, यहाँ पे कहीं ए है नहीं, तो भाई इतिहास गवाह है, जो नहीं है उसको ले आओ, बीच में घुसाड़ दो। मैंने उसको बीच में डाल दिया। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने इसको यहाँ डाला, अब तुम एक काम करो, ये जो 1/t माइनस ए वाली टर्म है इसको निकाल दो तुम कॉमन बाहर। अंदर क्या बचेगा, 1/z-a, 1 - z-a अपॉन टी माइनस ए, ये तुम्हारे पास अंदर बचेगा। इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब आई होप तुम्हें ज्योमेट्रिक सीरीज नाम की चीज़ पता है। अच्छा, पहले एक और आखिरी चीज़ बताता हूँ, ये जो z-a है, ये t - a से तो छोटा ही है। बेसिकली t पॉइंट कोई यहाँ होगा ना, मतलब t तो सारे पॉइंट्स ऑन द सर्कल है, तो z-a की जो डिस्टेंस है वो t - a से तो छोटी है। सही बात है, यानी कि z-a अपॉन t - a इज ऑलवेज लेस देन 1, है ना। और अपन क्या पढ़ते आते हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज होती है ऐसी कुछ 1/1 में z इज 1 + z + z²। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, ज्योमेट्रिक सीरीज गिवन दैट इसका जो मैग्नीट्यूड है शुड बी लेस देन 1। ये ज्योमेट्रिक सीरीज अपन पढ़ते आ रहे हैं, लिख देता हूँ, नो दैट। नहीं पढ़ते आ रहे तो बता देना, कोई दिक्कत हो तो, लेकिन ठीक है, इसको एक्सपैंड करके लिख दो अब। तो बेसिकली 1/t - z को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/t - a, और इसको मैंने एक्सपैंड करके लिख दिया 1 + z - a t - a प्लस z - a t - a का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन से लेकर इन्फिनिटी। ये बन गया मेरा सीरीज, जिसको मैं प्रेम प्यार से थोड़ा ऐसे थोड़ा कंडेंस्ड फॉर्म में, सबमिशन के फॉर्म में लिख देता हूँ। तो ये बन जाएगा n 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, और z - a की पावर n, और t - a की पावर भी n, बेसिकली z - a अपॉन t - a की पावर n। ये t - जो बाहर खड़ा है इसको भी अगर मैं अंदर ले जाऊँ तो बन जाएगा समेशन z - a की पावर n अपॉन t - a की पावर n + 1, 1/t - z। 1/t - z को मैंने एक समेशन के फॉर्म में लिख दिया, एक और पॉइंट के फॉर्म में लिख दिया। अब क्या, लेके कहाँ से आए थे, देखो ना, यहाँ से लेके आए थे, तो यहाँ पे डाल दो। ठीक है, डाल दिया। क्या दे रखा मुझे, f(z) = 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल f(z), और ये जो 1/t - z है इसको एक्सपैंड करके लिख दो। एक्सपैंड करके लिख दिया भैया, ये समेशन n 0 से इन्फिनिटी z - a की पावर n t - a की पावर n + 1। हाय रे हाय, कितने स्टेप्स हैं यार। और फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था, टी के रिस्पेक्ट में था, है ना, टी के रिस्पेक्ट में था ना, बिल्कुल सही बात, टी के रिस्पेक्ट में ही था, और सी कॉन्टूर पे था। इतना अपने को पता लग गया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो टी के रिस्पेक्ट में मतलब z - a का तो कोई काम नहीं है फंक्शन में, इतना तो मैं दिख ही रहा होगा। एक सेकंड, हाँ मैंने यहाँ पे गलती कर दी, एफ टी होना चाहिए, हाँ ठीक है। अब ठीक है, अब ये z - a को तो मैं बाहर निकाल सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो फंक्शन मतलब बेसिकली सम भी वैसे मैं बाहर निकाल सकता हूँ। तो सम तुम्हारा बन गया 0 से इन्फिनिटी 1/2 पाई आई। बेसिकली इन दोनों को मैंने ऐसे इंटरचेंज कर दिया, सम और इंटीग्रल को। हाँ, कभी कभी कर सकते हैं, फिजिक्स वाले हैं हम। सी और एफ टी t - a की पावर n + 1, ये सब मैंने अंदर रख लिया है dt, और बाहर मैंने निकाल दिया ये z - a की पावर n, क्योंकि इसमें कहीं t नहीं आ रहा, तो इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो मेरे पास इतना सा बचा, ये पता है क्या है, रिकॉग्नाइज करा, करो करो करो, क्या है ये तुम्हारा डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला है, याद आया। nth डेरिवेटिव z0 क्या होता था, n(2 पाई i इंटीग्रल f z z-z0 की पावर n + 1 dz। तो अगर मैं n() नीचे लग जाऊँ तो ये वाली चीज़ क्या बन गई मेरी, nth डेरिवेटिव एट a अपॉन n(), and that proves our very world famous
टेलर सीरीज, इसको बोलते हैं हम टेलर सीरीज। हाँ, यही है तुम्हारा टेलर सीरीज का फॉर्मूला, टेलर दर्जी सीरीज। ठीक है, इसको तुम फिर से लगा सकते हो ई की पावर जेड में, ए को 0 लो, फंक्शन को ई की पावर जेड लो, ई की पावर जेड बराबर प्रेम प्यार से तुम्हारा यही निकल के आ जाएगा 1 + z + z² + 2 फैक्टोरियल + so on। ठीक है, ठीक है, तो आई थिंक इतना तुम लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, टेलर सीरीज़ आई थिंक तुम अब समझ गए हो कि टेलर सीरीज़ आखिरकार होती क्या है। कि जब मैंने बोला था कि इट्स बेसिकली एक्सपैंडिंग योर फंक्शन अराउंड अ पॉइंट एज एन इन्फाइनाइट पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, इस फंक्शन को बेसिकली इस पॉइंट ए के अराउंड एक्सपैंड किया है, समझ रहे हो। ए पॉइंट के अराउंड जब मैं फंक्शन को एक्सपैंड करूँगा तो मैं टेलर सीरीज यूज़ करूँगा, गिवन दैट द पॉइंट ए पे फंक्शन एनालिटिक था। ठीक है, वी यूज़ टेलर expansion around a given point A if fz is analytic at z is equals to a। ठीक है, एनालिटिक नहीं है, ये बिल्कुल नेक्स्ट नेचुरल सवाल यही आना चाहिए। एनालिटिक नहीं है तो उसके अराउंड कैसे एक्सपैंड करोगे, सही बात है ना। देखते हैं कैसे करेंगे। तो सोचो दिक्कत आ क्या रही होगी कि तुम्हारे पास फंक्शन है और मान लो मेरे पास फंक्शन कुछ इस तरीके का है। लेट्स टेक दिस फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ व्हाट इफ एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट जेड बराबर ए। कंसिडर एफ इज इक्वल्स टू 1/z। अब इसको कैसे एक्सपेंड करोगे तुम लोग, है ना। मतलब अगर मैं फिर से ये चीज़ लगाऊं, ये वापस मैं एन फैक्टोरियल ये पूरा फार्मूला लगा के अगर मैं इसको करने की कोशिश करूं तो मतलब ये कुछ एक्सपैंड हो जाएगा। मान लो लेट्स से मैंने कुछ इसको ऐसे एक्सपैंड कर दिया किसी पॉइंट के अराउंड, लेट्स से n बराबर 0 से इन्फिनिटी। लेकिन इसमें एक दिक्कत आ रही है, z बराबर 0 होते ही ये फंक्शन इन्फाइनाइट जा रहा है, लेकिन ये इन्फाइनाइट नहीं जा रहा कहीं पे भी, समझ रहे हो। जो सिंगुलैरिटी यहाँ पे आ रही है, सिंगुलैरिटी समझ गए ना, जहाँ पे फंक्शन तुम्हारा इन्फाइनाइट चला जाता है। ठीक है, वो ये बता ही नहीं पा रहा है, मेरी टेलर सीरीज़ ये बता ही नहीं पा रही है कि वो z बराबर 0 इन्फाइनाइट जा रहा है, यानी कि मेरी टेलर सीरीज़ ब्रेक हो गई। टेलर सीरीज़ breaks down at point of singularity। पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी का मतलब जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, जहाँ पे फंक्शन इन्फाइनाइट जा रहा है, एनालिटिक नहीं है फंक्शन। ठीक है, तो अब क्या करें। मैंने कहा कि एक काम करो ना, ठीक है, ये कुछ कोफिशिएंट्स है तुम्हारे पास, ठीक है, लेट इट बी, उनको ऐसे ही रहने दो। अगर तुम्हें किसी फंक्शन को एक्सपैंड करना ही है तो उसमें ये टर्म्स तो डाले ही डालो, z-z0, ये बस मैंने इनको नाम दे दिया, ए एन नाम दे दिया मैंने इनको, ये तो उनको डालो ही डालो, लेकिन साथ में कुछ ऐसी टर्म्स भी तो डाल दो, bn/z-z0 अच्छा है, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि अब ये चीज़ सिंगुलैरिटी को भी बता पा रही है। इफ z0 इज अ पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी, then 1/z-z0 एक्चुअली शोज इट। मतलब वो बता रहा है कि हाँ सिंगुलैरिटी जा रही है। सीरीज़ को मैंने बेसिकली थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया, ठीक है, बस और कुछ नहीं किया मैंने, सीरीज़ को थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया। ये बहुत जनरल एक्सटेंशन होता है यार, अगर तुम भी सोच सकते थे तो कि ठीक है मेरा फंक्शन जो है एनालिटिक था तो बढ़िया टेलर एक्सपेंशन हो रहा था, लेकिन अब सिंगुलर मतलब एनालिटिक नहीं है तो क्या दिक्कत आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि इन्फाइनाइट जा रहा है, और इन्फाइनाइट वाली टर्म राइट साइड में कैसे लाओ, z-z0 को नीचे डाल दे, सिंपल। ये एक्सटेंशन कोई भी कुछ कर सकता है। ठीक है, तो
इस तरीके से अपन इसको एक्सपैंड कर सकते हैं और इसी चीज़ को हम बोलते हैं लॉरेंट सीरीज़। ठीक है, लॉरेंट सीरीज़ काफ़ी आसान सी चीज़ है, इनफैक्ट टेलर सीरीज़ भी, बट हाँ, सीरीज़ एक्सपेंशन इज़ काफ़ी आसान टॉपिक एंड काफ़ी यूज़फुल टॉपिक। इसका मैं एक्चुअली एक प्रॉपर प्रूफ भी देना चाहूँगा तुमको कि ऐसी सीरीज़ बनती भी है या नहीं बनती है। मैंने बोल तो दिया ऐसे इंट्यूटिवली कैसे कुछ होता है, लेकिन कैसे, तो अब लॉरेंट सीरीज़ की तरफ बढ़ने वाले हैं अपन। लॉरेंट सीरीज़, मान लो कि तुम्हारे पास एक ऐसे रीजन है, ठीक है। अरे अंडा क्यों बन गया ये, रुको। मान लो तुम्हारे पास ऐसे एक प्यारा सा गोला है। क्या प्यारा गोला बना है। हाँ मतलब सॉफ्टवेयर ने बनाया, मैंने नहीं बनाया। एनीवेज, तो एक पॉइंट है इसके अंदर जहाँ पे तुम्हारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है। लेट एफ जेड बी सिंगुलर, सिंगुलर वर्ड अपन यूज़ कर रहे हैं इसके लिए, एट जेड बराबर ए। ठीक है, ये मैंने पॉइंट चूज़ कर लिया। अब मेरे को इसके अबाउट करना है, इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे पहले करा था वैसे ही करेंगे। अब यहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, पहले था। पहले क्या किया था टेलर में, पहले यहाँ फंक्शन एनालिटिक था, तो सीधा सीधा अपन ने इसको इंटीग्रेट कर दिया। लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ पे है ही नहीं एनालिटिक। तो कॉशी इंटीग्रल फार्मूला का प्रूफ याद है? जिन्होंने नहीं देखा उनको बता देता हूँ कि उसमें अपन एक छोटा सा काम करते थे कि जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री, फिर से इरेजर छोटा करना पड़ेगा, इस पे एक छोटा सा ऐसे कट मार दो, छोटा सा कट, ज़्यादा बड़ा नहीं। फिर अंदर की तरफ एक लाइन ले जाओ, ऐसे गोल घुमा के ले आओ, और फिर से कट मारना पड़ेगा इस पे भी। ये मैंने प्यारा सा कट मार दिया, ओह क्या बात है। एंड फाइनली मैं इसको भी ले गया यहाँ तक। ठीक है, जैसे भी बना बन गया, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। तो ये बन गया अब तुम्हारा कॉन्टूर, क्लिंग 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 एंड क्लिंग। ये पूरा तुम्हारा कॉन्टूर बन गया, नया वाला। ठीक है, ये मैंने कॉन्टूर मान लिया, तुम्हारा C1 कॉन्टूर। और ये अंदर वाले सर्कल को मैं नाम दे देता हूँ C2। ठीक है, दो सर्कल हैं, दोनों को मैंने कुछ कुछ नाम दे दिया। बड़े वाले का जो रेडियस है वो मैं मान लेता हूँ कि है कुछ, लेट्स से R1 मान लो, चलो। अंदर वाले का रेडियस मान लो R2। हाँ, ये ए जो है ये सेंटर पॉइंट पे है, बिल्कुल सेंटर पे है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। अब मैंने क्या बोला कि कॉशी इंटीग्रल फार्मूला अपने को पता है, कॉशी इंटीग्रल फार्मूला को अपने पता है। यानी कि अगर मुझे कोई भी पॉइंट जेड पे जानना है, मान लो ये कोई पॉइंट है जेड, जैसे वहाँ किया था वैसे सेम काम यहाँ करेंगे। जेड पे मुझे इसकी वैल्यू जाननी है, तो एफ जेड बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल एफ टी डी टी टी माइनस जेड। बिल्कुल सेम काम कर रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब कॉन्टूर को तोड़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पूरा सी कॉन्टूर है, सी टोटल कॉन्टूर है। मैं ये भी लिख देता हूँ, सी इज़ बेसिकली टोटल कॉन्टूर, C1 इज बड़ा सर्किल एंड C2 इज छोटा सर्कल। ठीक है, इसको तुम तोड़ के लिख सकते हो 1/2 पाई आई। इतना तुम समझ जाना कि ये वाली जो लाइन है ना, एक सेकंड में लेज़र पॉइंट यूज़ करा, ये वाली लाइन वाला इंटीग्रल और ये वाली लाइन वाला इंटीग्रल ये कर देंगे एक दूसरे को कैंसिल। तो वो मोबाइल लिख ही नहीं रहा मैं, सीधा ये लिख रहा हूँ कि छोटा वाला सर्किल C1 एफ टी टी माइनस जेड डी टी प्लस 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल एफ टी डी टी टी माइनस जेड और C2। ठीक है, तो पहले तो मैं दिख रहा था, पहले हो रहा था एक एक्सपेंशन, अब हो गए दो एक्सपेंशन। तो पहले वाले से वो पहली वाली टर्म्स आएंगी जो टेलर से आ रही थी, बेसिकली इससे, और इससे कुछ नया आएगा। ठीक है, वो तो मैं हिंट हो रहा होगा कि ठीक है ये वाली जो दूसरी वाली टर्म्स हैं ये इस दूसरे वाले इंटीग्रल से आएंगी। क्योंकि पहले देखो ना अपन ने क्या किया था, थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो सोचो, कि पहले अपन ने सिर्फ एक ही कॉन्टूर में किया था जो टोटल कॉन्टूर था, उससे अपने पास ये वाला एक्सपेंशन आया था, ऊपर वाला। और तुम्हें नीचे वाला एक्सपेंशन चाहिए तो तुम्हारे पास एक और इंटीग्रल आ रहा है उसके लिए, तो ये वो नीचे वाला एक्सपेंशन दे देगा।
एक बार खुद भी ट्राई करो कि इसका प्रूफ तुम आगे कैसे करोगे। मैं तो बताऊंगा ही, मैं तो बता ही रहा हूँ, क्योंकि बड़ा सिंपल सा है, ऐसा कुछ बहुत टफ नहीं है, क्योंकि तुम उसका आइडिया जान चुके हो तो ये भी बहुत नेचुरली हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने और बोली थी कि C2 की डायरेक्शन उल्टी है अंदर, C2 की डायरेक्शन ऐसे जा रही है, तो C2 की डायरेक्शन उल्टी जा रही है, इसलिए अपन यहाँ पे साइन भी उल्टा कर देते हैं, क्योंकि ये जो गोल घुमाने वाला ये है ना, ये एक्चुअली डायरेक्शन डिपेंडेंट है कि तुम कहाँ से कहाँ घुमा रहे हो, इसलिए यहाँ पे प्लस की जगह आएगा माइनस। ये मैं लिख देता हूँ, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ C2 इज अपोजिट ऑफ C1। तुम किसी को भी पॉजिटिव लेके चल रहे हो तो, लेकिन एक बार तुमने अगर कन्वेंशन डिफाइन कर दिया तो फिर तुम क्वेश्चन में कन्वेंशन नहीं बदल सकते। ठीक है, अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज लेके चल रहे हो तो वही लेके चलना, क्लॉकवाइज लेके चल रहे हो तो क्लॉकवाइज लेके चलना, बदलना मत बार बार बीच में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब फिर से वही सेम काम करेंगे अपन, जो ये 1/t-z है, इसमें फिर से वही खेल खेलेंगे अपन। 1/t-z में क्या खेल खेलेंगे अपन, क्या खेल खेला था अपन ने, याद करो। 1/t-z को मैंने लिख दिया था 1/t-a माइनस z-a। फिर से सेम काम, लिटरली सेम काम। ठीक है, तुम्हें बस ये ध्यान देना कि तुम्हें कॉमन निकालना क्या है। जैसे यहाँ पे 1/t-a मैंने z-a है, कॉमन क्या निकालना है वो बता रहा हूँ। जैसे पिछली बार अपने 1/t-a कॉमन निकाला था, यहाँ पे भी पहली बारी में तो अपन वो कॉमन निकाल सकते हैं, ध्यान देना। अगर मैंने 1/t-a कॉमन निकाला तो अंदर बचा मेरे पास 1/z-a अपॉन t-a, ये बचा मेरे पास। और C1 सर्कल के लिए ये जो Z है ना, मतलब सॉरी ये जो T है, ये T कहाँ लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है C1 सर्कल पे। जैसे मैंने ये मेंशन किया ना C1 कॉन्टूर, तो वो डिटरमाइन कर रहा है ये T पॉइंट। अगर मैंने C2 बोला है तो ये T पॉइंट आ रहा है C2 पे, C2 वाले सर्कल पे। आई होप तुम्हें समझ रहे होगे। ठीक है, कि T पॉइंट पहले वाले इंटीग्रल पे इस सर्कल पे आ रहा है, T वाला पॉइंट सेकंड इंटीग्रल में इस सर्कल पे आ रहा है। आई होप तुम समझ रहे होगे। ठीक है, इसको करो एक्सपैंड। अच्छा, एक्सपैंड क्या करो, पहले ध्यान दो कि ये टर्म 1 से छोटी होनी चाहिए, तभी तुम इसको एक्सपैंड कर पाओगे बायनॉमियल सीरीज़ की तरह, जैसे अभी पहले करा था, सेम ही काम कर रहे हैं। तो z-a t-a से बड़ा है फिर से, क्योंकि तुम्हारे पास सॉरी छोटा है, ये z-a है इन जनरल, और t-a ये होगा। सही बात है। तो z-a अपॉन t-a इज लेस देन 1 फॉर t बिलोंगिंग टू C1, अगर C1 का पॉइंट है t। तो इससे छोटा है, इसको एक्सपैंड कर सकते हो, तो 1/t-z को तुम लिख सकते हो 1/t-a, फिर से वही समेशन, और फिर से वही z-a अपॉन t-a की पावर n जीरो से इन्फिनिटी, और फिर से वही बन गया, सेम टू सेम। ठीक है, सेम वही बनेगा ही, ऑफकोर्स बनेगा। ये मैंने अभी बोल दिया था कि ये वो पहली वाली टर्म ही तुम्हें वापस दे देगा। मेन बात आती है दूसरे वाले टर्म की। अब दूसरे टर्म की बात करते हैं, 1/t-z, फिर से सेम काम किया मैंने, फिर से बीच में मैंने घुसा दिया यही। लेकिन 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 इस बार मैं कॉमन उल्टा निकालूंगा। ठीक है, इस बार अपन उल्टा कॉमन निकालेंगे, ध्यान दो। इस बार तुम क्या कॉमन निकालोगे, सोचो सोचो सोचो। इस बार तुम कॉमन निकालोगे, पहले अपन ने t- से निकाला था, अब z- से कॉमन निकालते हैं। तो -1 अपॉन z- से मैंने कॉमन निकाल लिया, और मेरे पास अंदर क्या बचा, 1 माइनस t- अपॉन z-, ये तो मेरे पास अंदर बचा, क्योंकि t-a अपॉन z-a, देखो t-a अपॉन z-a, अब ये टर्म छोटी है 1 से। अगर C2 सर्कल पे देखूं तो t-a ये है, क्योंकि t पॉइंट अब यहाँ पे आ रहा है C2 पे, और z-a उससे बड़ा है, तो t-a ये डिस्टेंस, ये z-a डिस्टेंस से छोटी है, तो t-a अपॉन z-a हमेशा 1 से छोटा आएगा। बिल्कुल सही बात है, तो इसलिए इसको भी अपन एक्सपैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन 1/t-z को एक्सपैंड करेंगे ऐसे, -1/z-a इंटू समेशन t-a z-a की पावर n
0 से इन्फिनिटी, बिल्कुल सेम काम, कुछ अलग नहीं होने वाला। समेशन -1 समेशन n 0 से इन्फिनिटी t माइनस ए की पावर n z माइनस ए की पावर n। ठीक है, दोनों के दोनों सम आ गए, दोनों के दोनों कर दो इसमें सब्स्टिट्यूट, इन दोनों इंटीग्रल्स में। ठीक है, देखो फिर क्या मिलता है। एफ जेड बराबर 1/2 पाई आयोटा, सबसे पहला वाला सम। तो सम बाहर ही निकाल देते हैं, काम करते हैं। ठीक है, मैं थोड़े से स्टेप्स खा रहा हूँ क्योंकि आई होप कि तुम समझ रहे होगे। अगर तुम्हें टेलर वाला प्रूफ समझ आ गया तो तुम्हें ये प्रूफ भी समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो एक बार टेलर वाला ध्यान से देख के आओ तो तुम्हें ये भी ढंग से आ जाएगा। नहीं आ रहा तो फिर लिख देना कमेंट्स में। ये बन गया तुम्हारे पास एफ टी, और नीचे तुम्हारे पास आ गया टी माइनस ए एन प्लस 1, और साथ में आ गया तुम्हारे पास डी टी, और बाहर में आ गया z माइनस ए की पावर n। फिर आया एक माइनस, अच्छा माइनस एक यहाँ था, उस माइनस माइनस से हो गया ये प्लस, मतलब कि यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस था ऊपर, इन दोनों इंटीग्रल्स के बीच में ये दोनों माइनस माइनस हो गए प्लस। अब ये बन गया एक और समेशन n इज इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल उसी कॉन्टूर पे एफ टी डी टी, और अब यहाँ पे इसके साथ t माइनस ए की पावर n आएगा, और t माइनस ए पावर n। ठीक है, t माइनस ए पावर n यहाँ पे बाहर आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं, नीचे ही ले जाके लिख देते हैं t माइनस ए की पावर माइनस n। अच्छा, यहाँ पे +1 था डी टी, और बाहर आ जाएगा तुम्हारे पास z माइनस, ये नीचे आएगा 1/z माइनस ए की पावर n प्लस 1। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा। क्या मैं एक z माइनस ए अंदर ले जाऊँ? वैसे क्या फ़र्क तो पड़ नहीं रहा, तो ठीक है। आई थिंक जितना अपन ने अभी करा है सही है, उतना बढ़िया कर रहे हैं अपन। तो आगे देखो क्या होता है, शुरू करते हैं। n 0 लेने से तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा। अच्छा, वैसे तो आंसर तुम्हारा ऑलरेडी आ चुका है। जो ये वाला पार्ट है ये तुम्हारा ए एन हो गया, जो अपन ने ऊपर सीरीज निकाली थी, और ये वाला पार्ट हो गया तुम्हारा बी एन। तो तुम्हारा फंक्शन ऑलरेडी एक्सपैंड हो चुका है। दिस इज जस्ट ए एन जेड माइनस ए की पावर एन, एन 0 से इन्फिनिटी, और दूसरी वाली टर्म भी ऐसी सी हो गई। अगर मैं जेड माइनस ए बाहर ही रख लूँ, हाँ ठीक है, कर सकते हैं। दूसरी टर्म बन गई बी एन अपॉन जेड माइनस ए की पावर एन। ठीक है, तो ये आ गई तुम्हारी लॉरेंट सीरीज। ठीक है, आई थिंक आज का लेक्चर अपन इतना ही रखते हैं। जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, क्वेश्चंस वगैरह हैं, वो सारे अपन ऐसे एक ही लेक्चर में कर लेंगे जितने भी इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के हैं। ठीक है, तो ये टेलर सीरीज़ थी और ये लॉरेंट सीरीज़ थी। मैं इसको लास्ट में एक बार कंडेंस फॉर्म में लिख देता हूँ और एक बार समराइज़ कर देता हूँ आज अपन ने जो भी करा। तो इसको मैं टोटल फाइनली ए एन बी एन को भी कंबाइन करके ऐसे लिख सकता हूँ, सी एन जेड माइनस जेड नॉट एन, एन जा रहा है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, इसको पावर सीरीज बोलते हैं। अरे ठीक है, ये होती है तुम्हारी लॉरेंट सीरीज। आई होप तुम्हें आज का लेक्चर समझ आया होगा। नहीं आया तो एक बार वापस थोड़ा सा देखना, चेक करना, एक बार ये प्रूफ भी एक बार खुद से चेक करना, देखना, ट्राई करना, समझ आया नहीं आया। लॉरेंट सीरीज़ वैसे ये सिर्फ प्रूफ के लिए था। अब जब भी अपन किसी फंक्शन की लॉरेंट सीरीज़ निकालेंगे हम ये फॉर्मूले यूज़ नहीं करेंगे वैसे भी, डोंट वरी। तो ये बस प्रूफ था। लॉरेंट सीरीज़ जब भी निकालेंगे अपन बायनोमियल फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, जो भी अपन ज्योमेट्रिक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ यूज़ कर रहे थे ना, अपन हमेशा उसी का यूज़ करेंगे। तो जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें ज़्यादा बेटर समझ आएगा कि लॉरेंट सीरीज़ निकालते एक्चुअली में कैसे हैं। दिस वॉज जस्ट द प्रूफ कि लॉरेंट सीरीज़ होती है। अब क्वेश्चंस इसके काम आएंगे तुम्हारे आगे। ठीक है, क्वेश्चंस निकालने के लिए कैसे करते हैं वो देखेंगे अपन। ठीक है, चलो फिर ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय, थैंक यू।